Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be covering the exam kit solution of next chapter of ACCA F1, and the name of the chapter is Corporate Governance and Social Responsibility in Business. So let's start guys. First is where there are a large number of external shareholders who play no role in day-to-day running of the company, that means shareholders, of course, external shareholders. There is a situation that this is described as basically जो shareholders होते हैं, external shareholders, वो day to day काम में business के कोई उनकी लिंक नहीं होता, वो कोई उसमें वर्क नहीं करते, बट स्टिल दे इन्वेस्ट मनी. सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डिटैच्ड कॉर्पोरेट ओनरशिप. ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं. अनइन्वॉल्व एक्सटर्नल ओनरशिप, ये भी कोई टर्म ऐसा स्पेसिफिक हमने नहीं देखी. डिविडेंड बेस्ड शेयर होल्डिंग हो सकती है, बट उसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि देयर इज़ नो रोल इन डे टू डे रनिंग ऑफ कंपनी. शेयर होल्डिंग इज़ डिविडेंड बेस्ड, लेकिन उसका इस पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है कि डे टू डे वर्किंग में उनका कोई रोल नहीं होता. लास्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. येस, दिस इज़ ट्रू कि ओनरशिप और कंट्रोल डिफरेंट होते हैं. इसका मतलब कि वो ओनर होते हैं बट दे डू नॉट हैव द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट आता है 138. द एजेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. तो एजेंसी प्रॉब्लम से तुम्हें सबसे पहले क्या चीज़ याद आनी चाहिए कि हमारी जो कंपनी होती है उसके जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ एजेंसी प्रॉब्लम होती है कि हालांकि कंपनी का सारा कंट्रोल भी उनके हाथ में होता है, बट वो ओनर नहीं होते, बट स्टिल सारा प्रॉफिट वगैरह सारी वर्किंग का दारोमदार डायरेक्टर्स के हाथ में होता है. दैट इज़ कॉल्ड अ एजेंसी प्रॉब्लम. Shareholders acting in their own short-term interest rather than long-term interest of the company. This is wrong. Shareholder तो हमेशा कंपनी के बारे में ही सोचते हैं, बल्कि हम डायरेक्टर्स का बोल सकते हैं डायरेक्टर एक्टिंग ऑन देयर शॉर्ट इंटरेस्ट रादर देन लॉन्ग टर्म ऑफ द कंपनी, बट वो भी रॉन्ग है एक तरह से. अ वोकल माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टिंग द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज एजेंट्स एंड पे सब्सटैंशियल डिविडेंड. ये तो सारे ही बोलेंगे शेयर होल्डर्स के हमें डिविडेंड मिले और डायरेक्टर कंपनी चलाए. Companies reliant upon substantial government contracts such as they are effectively agents of the government. इसका एजेंसी प्रॉब्लम का कोई लिंक नहीं है. ये तो वैसे ही इन्होंने एजेंसी का नाम थोड़ा सा इंडायरेक्टली ऐसे दे दिया. लास्ट, द डायरेक्टर एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट रादर दैन शेयर होल्डर इंटरेस्ट. सो दिस इज एजेंसी प्रॉब्लम कि डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं बिजनेस को लिए, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर इज अ सैलरीड पर्सन, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखेगा रादर दैन बिजनेस. सो दिस इज एजेंसी प्रॉब्लम. 139. To encourage executive directors to operate in best interest of the shareholder, they could. कि डायरेक्टर्स अपना फ़ायदा ना देख के कंपनी का लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरह से मैं उसकी जो उनको परफॉर्मेंस बेस, इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है इनको परफॉर्मेंस बेस्ड पे दें कि जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उतना इनको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा. तो ऑफकोर्स इनको ना चाहते हुए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, अदरवाइज कम. सो विल बी गिवन हाई बेसिक सैलरी. दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस के बारे में तो बताया नहीं. उनको सैलरी ज़्यादा दो, तो सैलरी ज़्यादा देने का मतलब ये थोड़ी कि वो काम ज़्यादा करेंगे. रिसीव शेयर ऑप्शन बेस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनीज परफॉर्मेंस. मतलब उनको शेयर ऑप्शन देना चाहिए. शेयर ऑप्शन जैसे हमने पढ़ा है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. उसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के शेयर्स मार्केट से सस्ते दाम में परचेज कर सकते हो. मार्केट में लेट से एक शेयर अगर $3 का है, मार्केट प्राइस जो है, जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, आप इस शेयर को $2 में परचेज कर सकते हो. तो डायरेक्टर का तो फ़ायदा है, 3 की चीज़ 2 में ले ले, बाद में बाहर बेच दे, तो उसको तो खूब फ़ायदा है, $1 का फ़ायदा है उसको. बट ये तभी दो जब उसकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड हो. सो इसी से हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी. सो द आंसर इज बी. बी एंटाइटल टू लार्ज पेमेंट अपॉन रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन, कि अगर तुम छोड़ोगे या टर्मिनेशन में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा पेमेंट मिलेगी. ये तो गलत ही है, फिर तो हर आदमी छोड़ के चला जाएगा. ये सी नहीं है. बी आस्क टू अटेंड AGM, उसका भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है. वो तो बर्डन ही होगा उस पर कि हर AGM में आना पड़ता है, और वैसे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो AGM अटेंड करते ही हैं. 140. Corporate social responsibility refers to the idea that a company should. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कंपनी को
अपने साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सोसाइटी स्टेक होल्डर्स, सबके बारे में सोचना है। सो प्ले एन एक्टिव पार्ट इन सोशल लाइफ ऑफ लोकल नेबरहुड। नहीं, ये खाली लोकल नेबरहुड के लिए नहीं है, दिस इज़ वेरी नैरो टर्म, काफ़ी वाइड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, तो बी इज अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर। बी अलर्ट ऑन सोशल नीड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, नहीं खाली एम्प्लॉयज़ के लिए भी नहीं। एक्ट रिस्पॉन्सिबिली इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स ओवरऑल नीड्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल नीड। इस शेयर होल्डर के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं, ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आंसर इज बी। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि फ्यूचर की नीड को नुकसान ना करके हम अपनी नीड्स पूरी करें। सो स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर इकोनॉमी, तो कोई रूल है ही नहीं। डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स देयर ओन नीड। ऑफ कोर्स बी इज द आंसर। मैं आगे देख ही नहीं रहा क्योंकि ये चीज़ हमने पिछले भी एक जगह पे करी हुई है। 142 मॉडर्न व्यू ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न व्यू ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द वे टू फर्दर अ कंपनीज बिजनेस एंड अट्रैक्ट एडिशनल शेयर होल्डर्स। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम। नहीं, लाइबिलिटी क्लेम का तो कोई रिलेशन नहीं है, ये भी शायद नहीं लग रहा। अ कंपनी मस्ट गिव पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू चैरिटी। नहीं, चैरिटी का तो सच नहीं है कुछ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनकम्प्लीट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर होल्डर वेल्थ से तो कोई रिलेशन ही नहीं होता, तो डी हमारा आंसर नहीं है, सी हमारा आंसर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ए या बी में से आ रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी क्लेम, कि प्रोडक्ट के अगेंस्ट लोग क्लेम ना करें लाइबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट अच्छा बने। तो प्रोडक्ट अच्छा भी हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, तो हमारा आंसर ए ज़्यादा बन रहा है कि इट इज़ अ वे टू फर्दर अ कंपनीज बिजनेस। कंपनी का बिजनेस इस तरह से बढ़ाओ ताकि और एडिशनल शेयर होल्डर्स आएँ। और एडिशनल शेयर होल्डर्स कब आएंगे? जब हमारा बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस के लिए, सोसाइटी के लिए भला कर रहा है। अल्टीमेटली हम जो CSR करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका पर्पस हमारे बिजनेस को बढ़ाना ही होता है ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। कहते हैं सोसाइटी का भला, कहते हैं ना कि अगर हम, कई लोग चैरिटी भी करते हैं, वो दिखावे की चैरिटी करते हैं। क्यों दिखावे की? ताकि उससे उनका बिजनेस ग्रो करे, अपने बिजनेस का नाम बने, ब्रांड बने। सेम वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज करती है ताकि उसका बिजनेस बढ़े और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। सो ए इज़ द आंसर। 143 The agency problem refers to the fact that shareholders cannot legally be directors of an company. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स कैन बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एजेंसी प्रॉब्लम का इससे कोई रिलेशन नहीं है। एजेंसी प्रॉब्लम तो ये होती है कि डायरेक्टर्स अपने बारे में सोचते हैं, कंपनी के बारे में नहीं सोचते। सो दिस इज फॉल्स। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेंडर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लेस सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। मतलब हमें ये देखना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेस सूटेबल कब होगा उस पोस्ट के लिए। पहला, अ पर्सन वर्कड फॉर अ कंपनी 6 years अगो। सो अब हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेंडर अ NED ऑफ अ कंपनी लेस सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। तो सबसे पहला था पर्सन वर्कड फॉर अ कंपनी 6 years अगो, जिसने 6 साल पहले काम किया था, बट एक्चुअली होता था NED का कि NED मस्ट नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी इन लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं। द पर्सन हैव सर्व्ड एज NED फॉर लास्ट 6 years, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। पर्सन हैज़ नो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो तो माना जाएगा, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ कोई क्लॉज, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन ओन्स नंबर्स ऑफ कंपनी शेयर्स। सॉरी गाइस, मुझे एक कॉल आ गया था बीच में छोटा सा। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि इसमें अगर हम देखें तो ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं, ये तीनों कैटेगरीज़ हमारी जो डायरेक्टर्स की कैटेगरी थी उनसे किसी से लिंक ही नहीं है। ओनली दिस कैटेगरी इज़ लिंक्ड विद डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन कंपनी के शेयर्स ओन करता है, दैट मीन्स उसका कंपनी में एक इंटरेस्ट है, उसका कंपनी में एक इंटरेस्ट है जो हमने
उसमें जो हमारे पॉइंट्स आई थिंक उसमें देयर वाज अ पॉइंट कि कंपनी के साथ उसका एक डायरेक्ट रिलेशन, कंपनी के शेयर ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, या फिर उसका कंपनी में कोई मटेरियल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। सो और उसने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, सो दैट इज़ लाइक अ मटेरियल इंटरेस्ट, कि उसका कंपनी में इंटरेस्ट है, जितने प्रॉफिट्स होंगे उतना उसका फ़ायदा होगा। सो ही कैन नॉट बी ही इज़ लेस सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। सो डी विल बी योर आंसर। 145, an audit committee should consist of independent NED only। ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट NED होना चाहिए, हाँ ये तो है। अभी और देखते हैं। इंक्लूड एटलीस्ट वन सीनियर मेंबर ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम, इंक्लूड वन मेंबर फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट फर्म, कैरी आउट अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। सो ऑडिट कमेटी में हमने गाइस क्या पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट NED ओनली। उसमें हमें कुछ नहीं बोला गया था कि इंटरनल ऑडिट टीम का बंदा भी होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिट का भी टीम का भी बंदा होना चाहिए, बल्कि ये दोनों जो होते हैं दैट रिपोर्ट्स टू ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी उसके बाद देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सब कुछ डिस्कस करती हैं। सो ऑडिट कमेटी इज़ अ कमेटी जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट NED ही हो सकते हैं। सो दैट मीन्स आंसर इज ए, कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट NED डायरेक्टर्स ओनली। इसमें ये तीनों ना थे, ना हमने पढ़े थे, बल्कि ये तीनों जो होते हैं ये तो बेसिकली कैरी आउट डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। ऑडिट कमेटी रिव्यू नहीं करती, रिव्यू तो इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर करते हैं। वो आके ऑडिट कमेटी को ये सारी चीज़ें बताते हैं जो भी उन्होंने करा है। सो दैट इज़ 45। अब आता है 46। सो 46 इज़ the most obvious means of achieving public oversight of corporate governance is via। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि पब्लिक ओवरसाइट होता क्या था। सो पब्लिक ओवरसाइट का मतलब होता था कि कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को और पब्लिक को अवेलेबल करा रही है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक ओवरसाइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी जो चीज़ है जो पब्लिक ओवरसाइट को अचीव करती है। फर्स्ट इज़ कंपनी इस्टेब्लिशिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव वेबसाइट। कॉम्प्रीहेंसिव वेबसाइट में हम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रहे हैं, हम तो वेबसाइट बता रहे हैं, वो तो इट्स लाइक अट्रैक्टिव थिंग। पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, येस, पब्लिक ओवरसाइट में कंपनी को जितनी भी उसकी एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी, तुम्हें याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था, MCA इंडिया में होता है, ठीक है, वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स देनी होती है, तो वो चीज़ देनी पड़ेगी। प्रेस अनाउंसमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। प्रेस अनाउंसमेंट जो होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक ओवरसाइट, बट पब्लिक ओवरसाइट में मोस्टली हमारा यही होता है कि हमें सारी, जो इसमें लिखा है मोस्ट ऑब्वियस मीन्स, मोस्ट ऑब्वियस मतलब सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कंपनी अपनी सारी अकाउंट्स, एनुअल रिकॉर्ड्स पब्लिश करे, पब्लिश करके जनता, आम जनता, पब्लिक को बताए कि हमारी ये बुक्स है, ये हमारा काम हुआ, ये हमारे प्रॉफिट्स है एक्चुअल। शेयर होल्डर एक्सेस टू एनुअल जनरल मीटिंग, नहीं, इसका उससे कोई रिलेशन पब्लिक ओवरसाइट से नहीं है। देन आता है 147। 147 इज विद इन द UK what is the usual purpose of codes of practice on corporate governance। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद इन द UK what is the usual purpose of codes of practice on corporate governance। कि कोड ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जनरली कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, व्हाट इज़ द यूजुअल पर्पस ऑफ दीज कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। सो चीज़ें क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लीगल बाइंडिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या लीगली बाइंडिंग है जो करना ही पड़ेगा। कोड्स ऑफ प्रैक्टिस होता है कि कंपनी चाहे तो करे चाहे ना करे, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि कंपनी ये चीज़ करे। सो पहले है टू इस्टेब्लिश लीगली बाइंडिंग रिक्वायरमेंट टू विच ऑल कंपनीज मस्ट एडहेयर, नहीं, ये तो लीगली बाइंडिंग है। टू सेट डाउन डिटेल्ड रूल्स टू रेगुलेट द वे इन विच कंपनी मस्ट ऑपरेट, ये भी रूल्स लीगली बाइंडिंग हो गए, तो इसी में काम करना पड़ेगा। सो ये तो रूल्स हैं, दीज आर नॉट कि कंपनी चाहे तो ना भी करे। टू प्रोवाइड अ गाइडेंस ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस दैट कंपनी शुड अडॉप्ट, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कि कंपनी किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिस कर सकती है जो कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए, तो आई थिंक सी इज़ द आंसर। एक बार DV देख लेते हैं। टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सो comprehensive framework for management and administration, I think D can also be the answer. D is also the answer
बट पॉइंट इज़ कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है लोअर लेवल. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डन बाय टॉप लेवल और मिडल लेवल, मैक्स लोअर लेवल पे नहीं जाती बात ये. सो आई थिंक इस केस में हमारा आंसर आएगा सी. सो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी है, ऑड वन आउट के कौन सी चीज़ आएगी कौन सी नहीं आएगी. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग types of committee is often temporary in nature and is formed to complete a particular task. So ये हमारी कौन सी कमेटी होती थी? एड हॉक कमेटी. एड हॉक कमेटी होती थी जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती थी और वो पर्पस ख़त्म हो जाता था तो वो कमेटी भी ख़त्म हो जाती थी. सो आंसर इज एड हॉक कमेटी. 149. Which of the following would normally be included as in the role of committee chairman? सो कमेटी चेयरमैन का मोस्टली कौन सा इसमें से रोल होगा? मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, डीलिंग विथ कॉरस्पॉन्डेंस, इशूइंग द एजेंडा और इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड. सो कमेटी के चेयरमैन का क्या काम होगा? सो चेयरमैन का काम आई थिंक इसमें से डी होगा, इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर टू बी फॉलोड. बिकॉज मेकिंग, ये डीलिंग विथ कॉरस्पॉन्डेंस, इशूइंग दी एजेंडा, ये सारा काम सेक्रेटरी का होता है, सेक्रेटरी. ये सारा काम सेक्रेटरी का होता है कि मीटिंग का एजेंडा वगैरह सारा सेट करना, कॉरस्पॉन्डेंस करना लोगों के साथ, प्रोसीजर ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है मीटिंग का, दैट इज़ टू बी टेकन केयर बाय द कमेटी चेयरमैन. 150. द ड्यूटीज़ ऑफ कमेटी सेक्रेटरी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कमेटी सेक्रेटरी का कौन कौन सा इसमें से होता है? मेकिंग नोट्स, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, फिक्सिंग डेट, टाइम एंड लोकेशन, डिसाइडिंग हु इज़ टू स्पीक. तो मेकिंग नोट्स होता है, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स होता है, फिक्सिंग टाइम होता है, डिसाइडिंग हु इज़ टू स्पीक नहीं होता, बिकॉज डिसाइडिंग हु इज़ टू स्पीक इसका सेक्रेटरी से कोई रोल नहीं है. जो मीटिंग में है, जो जिसका राइट है वो बोल ही सकता है, तो सेक्रेटरी डिसाइड नहीं करती. फिक्सिंग डेट एंड टाइम, मेकिंग नोट्स, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स, दिस इज़ द वर्क ऑफ सेक्रेटरी. मेकिंग नोट्स, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग मिनट्स, मेंटेनिंग ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मेंटेन करना सेक्रेटरी का काम नहीं होता. इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, फिक्सिंग टाइम डेट लोकेशन, हाँ. असर्टनिंग द कंसेंसस व्यू, प्रिपेयरिंग मिनट्स, तो यहाँ पे भी असर्टनिंग द कंसेंसस व्यू, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा कि कंसेंसस का व्यू क्या है, ग्रुप का व्यू क्या है, ये इसका सेक्रेटरी से कोई रिलेशन नहीं होता. सेक्रेटरी का तो काम बस ये होता है कि पूरी मीटिंग के सारे नोट्स बनाना, पूरी मीटिंग ठीक से ऑर्गेनाइज करना. 151. As a requirement of UK Corporate Governance Code, the remuneration committee of a large company determines what? इसमें से क्या चीज़ वो determine करती है? So it determines rate of pay, grades of all the company staff. Company staff का तो I think नहीं होता. Basically it could have been for directors, but all committee staff. तो आई थिंक जो कॉर्पोरेट कोड है, रेम्यूनरेशन कमेटी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कमेटी होता है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए, नॉट फॉर कंपनी स्टाफ. के स्टाफ का क्या होगा? सो आंसर इज डी, नाइदर. 152. Committees typically make decisions more quickly than individual as they create larger pool of skills and knowledge. This is completely false. कि डिसीजन अच्छा निकलना बेटर होता है. डिसीजन कैन बी बेटर बट कैन नॉट बी क्विकली तो इंडिविजुअल ज़्यादा लेगा. मैंने सोचा डिसीजन वीडियो बनानी है, बना दी. 10 बंदों से, बच्चों से पूछ के किसकी वीडियो बनाऊँ, कौन सी वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. तो कमेटी का मे बी डिसीजन बेटर हो सकता है इंडिविजुअल से, लेकिन क्विक नहीं होता. Last, committees may fail to recommend decisive action where needed due to the need of compromise between members. ये क्वेश्चन, committees may fail to recommend decisive action where needed due to the need of compromise between members, कि अगर दो members के बीच में कुछ compromise करना है तो कमेटी कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकती. इट इज़ ट्रू और फॉल्स? आई थिंक दिस इज़ फॉल्स. कमेटी कैन टेक अ डिसीजन. कमेटी
मे टेक अ डिसीजन, अगर मान लो दो मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है एंड दे आर नॉट एबल टू गिव अ सॉल्यूशन, देन डेफिनेटली के कमेटी जो है वो एक डिसीजन ले सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. कमेटी मे recommend a decision. Committee may recommend a decision, चाहे वो लिया जाए या नहीं लिया जाए. Committee may recommend a decisive action where needed. So I think this is false. Okay guys, तो ये चैप्टर भी हमारा हो गया. Bye and take care.